सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए सिंटैक्स का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आया हूँ, लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम लोग कुछ अलग सी एडवांस इंग्लिश से रिलेटेड कुछ रूल्स भी देखेंगे। साथ ही साथ जो बेसिक इंग्लिश है उससे रिलेटेड रूल्स तो हमें देखने ही है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश को हम लोग टच करते हुए चल रहे हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छी कमांड चाहते हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस चाहते हैं या एक्सपोजर चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, उनको भी इस लेक्चर से कुछ ना कुछ मिल सके। क्योंकि मैं कई बार नोटिस करता हूं कि कई बार कई ऐसे स्टूडेंट भी हमारे लेक्चर देख रहे होते हैं जो एकेडमिक्स में नहीं है, यानी 9th क्लास से 12th क्लास के स्टूडेंट नहीं है, लेकिन किसी अदर एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग इंग्लिश के लेक्चर जो है वो हमारे देखते हैं या उससे कुछ एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ये प्रयास है कि उन लोगों को भी निराश ना किया जाए, उनके लिए भी थोड़ा कुछ साथ में चलता रहे। तो गाइस बात कर रहे हैं हम लोग बेसिकली यहाँ पर अभी आज नेक्स्ट रूल को लेकर के। तो अगला रूल जो है, सबसे पहला रूल, मुझे बताइएगा कि रूल आपको कैसा लगा। फर्स्ट रूल जो है थोड़ा सा अलग किस्म का रूल है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जहां पर भी हमें कोई ऐसा शब्द दिखाई देता है, जहां पर भी हमें शब्द दिखाई देता है, क्या है, फॉर्मर, लेटर, फॉर्मर यानी पहले वाला, जो पहला है, लेटर यानी बाद वाला जो क्रम में बाद में है, फॉलोइंग यानी जो आगे आने वाला है, अंडरसाइंड, अंडरसाइंड मतलब जिसके बारे में पहले बताया गया है या जिसके बारे में इंगित किया गया है, से पहले कोई क्लॉज या सेंटेंस आता है तो हमेशा इससे पहले कोई ना कोई क्लॉज या कोई ना कोई सेंटेंस आपको मिलेगा। यानी कि एक वाक्य में पहले कोई बात कह दी जाएगी कि राम, मोहन और सुरेश, या राम के जो भाई हैं मोहन और सुरेश। तो अब यहां पर दो लोगों की बात हो गई। पहली बात हो गई राम की, दूसरी बात हो गई मोहन और सुरेश की। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस आ गया, ठीक है। उसके बाद में वो कह देगा कि इनमें से जो पहले वाला है वो बाजार जा रहा है, या इनमें से जो बाद वाले हैं वो बाजार जा रहे हैं। तो पहले वाला तो एक व्यक्ति, बाद वाले दो व्यक्ति। तो फॉर्मर और लेटर में इस तरीके का हमारा एक रूल बनता है, और इस रूल में हमेशा दो सेंटेंसेस होंगे ही होंगे। मैं जानबूझ करके बोल रहा हूं सेंटेंसेस, हालांकि सेंटेंसेस होते नहीं है, एक तरीके के क्लॉज होंगे या वाक्य या वाक्यांश के रूप में हमें वहां दिखाई देंगे। लेकिन हम लोग थोड़े देसी लोग हैं, हम लोग वाक्यांश में जाकर के अटकेंगे तो और ज्यादा फंस जाएंगे उल्टे। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि बड़ा सेंटेंस होगा, नहीं तो छोटा सेंटेंस होगा। छोटा सेंटेंस मतलब वाक्यांश, किसी भी बड़े वाक्य का एक अंश मात्र या एक टुकड़ा मात्र, ठीक है। आता हो जो सिंगुलर नाउन को रेफर करता हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और यदि प्लूरल नाउन को रेफर करता है तो वर्ब भी उसकी प्लूरल हो जाएगी। जैसे कि मैंने कहा राम विथ सोहन एंड रुचि। तो राम जो है वो सोहन और रुचि के साथ बाजार जा रहा है। अब मान लीजिए कि राम विथ सोहन एंड रुचि आ गया। अब इसमें से अगर मैं कहूं द फॉर्मर वन, तो पहले वाला एक कौन सा है, तो मतलब यहां मैं राम की बात कर रहा हूं। राम मेरा कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। मैं कहूं द लेटर वन, लेटर वन में कौन कौन आ जाएगा, तो मेरा सोहन एंड रुचि आ जाएगा। तो सोहन एंड रुचि अगर आ रहा है यहां पे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मेरा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो जाना चाहिए। वहां पर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि अब इसके बाद जो वाक्य आएगा उसमें सब्जेक्ट क्या मिलेगा हमें, द फॉर्मर। क्या मिल जाएगा यहाँ पे हमें, द फॉर्मर मिल जाएगा। द फॉर्मर से अब हमें अंदाजा लगाना है कि किसकी बात हो रही है। चलिए एग्जांपल में देखते हैं। तो पुष्करन केम विद सीता एंड ऋतु। तो पुष्करन हमारे भैया एक हो गए, और वो किसके साथ आ रहे हैं, तो वो आ रहे हैं सीता और ऋतु के साथ। अब क्योंकि केम है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं। टेंशन इसलिए नहीं क्योंकि सिंगुलर लगाऊं कि प्लूरल लगाऊं। अगर सिंगुलर लगाऊंगा तो भी केम, प्लूरल लगाऊंगा तो भी केम, तो कम से कम यहां तो मेरा क्वेश्चन नहीं आने वाला। अब इसी के बारे में अगला वाक्य क्या है, द लेटर। अब लेटर यानी बाद वाला, तो बाद वाला कौन है, बाद वाले हैं सीता और ऋतु के बारे में बात हो रही है। तो अब इससे हमें पता चलेगा कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। तो इसने क्या कहा, लेटर, बाद वाला। तो पहले वाला तो पुष्करन है, बाद वाला सीता एंड ऋतु है। तो ऐसी कंडीशन में मेरा ये जो सब्जेक्ट है ये कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। और प्लूरल होने की वजह से यहां मेरी वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। ब्यूटीफुल।
क्लोथ्स, यानी कि द लेटर यानी बाद वाली जो दोनों हैं उनके पास बहुत ही सुंदर कपड़े हैं। जॉन इज कंपेयर्ड विथ मीता एंड अदर्स, जॉन जो है उसकी तुलना की जाती है किससे? मीता से और बाकी के जो लोग हैं उनसे। द फॉर्मर हैज रिटन 6 नॉवेल, और अब ये तो लेटर वाले हैं, फॉर्मर वाला कौन है? जॉन है। तो जॉन हमारा यहां पर सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि फॉर्मर का मतलब क्या है? पहले वाला। तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। अब क्या आया? द फॉर्मर हैज रिटन 6 नॉवेल। तो क्योंकि जॉन की बात हो रही थी, वर्ब भी हमारी यहां पर सिंगुलर हो जानी चाहिए। इतना सरल मुद्दा है। यानी कि ये शब्द फॉर्मर, लेटर, फॉलोइंग, अंडरसाइंड, ये सारे के सारे शब्द किसको दर्शा रहे हैं? अगर एक वाक्य के अंदर 4 नाम है या 4 लोगों का जिक्र है, तो उसमें से कौन है हमारा सब्जेक्ट, ये बताने वाला कौन है? ये सारे के सारे शब्द हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जहां पर फॉर्मर आ जाए, जहां लेटर आ जाए, जहां फॉलोइंग आ जाए, जहां अंडरसाइंड आ जाए, इस तरह के शब्दों से हमें वास्तविकता में जानकारी मिलती है कि सब्जेक्ट कौन है। फिर हम उस सब्जेक्ट को देखते हैं कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लगा लो, प्लूरल है, प्लूरल वर्ब लगा लो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। सम बॉयज वेंट आउट, फॉलोइंग आर देयर नेम्स। अब देखो, कुछ लड़के बाहर गए, कुछ लड़के बाहर गए, ठीक है। अब कुछ लड़के गए, तो कुछ लड़के हैं तो प्लूरल ही होंगे भाई, नेचुरल सी बात है, कुछ लड़के हैं तो प्लूरल होंगे। लेकिन इनके नाम जो है वो आगे बताए जा रहे हैं, तो फॉलोइंग क्या बता रहा है? इन चीजों को बता रहा है। उनके नाम है राम, श्याम, मोहन और रवि। तो अब 4 लोग हैं जो बाहर गए, तो फॉलोइंग से क्या पता चला कि अब आगे वाले वाक्य में मैं उनके नाम बताऊंगा, इसलिए फॉलोइंग के साथ क्या लगा? आर, क्योंकि जो ये फॉलोइंग बोल रहा है ना, उसे पता है कि 4 लड़के गए हैं और उसको चारों नाम भी पता है। तो क्या कह रहा है कि अब मैं आगे वाले वाक्य में उनके नाम बताऊंगा। तो उनके नाम, देयर आर, उसका नाम नहीं, उनके नाम। तो देयर के साथ, फॉलोइंग के साथ क्या लग गया? यहां आर लग गया। फॉर्मल, लेटर, फॉलोइंग, अंडरसाइंड में एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। यानी कि ये हमेशा फॉर्मर का फॉर्मर्स नहीं हो सकता, लेटर का लेटर्स नहीं हो सकता, क्योंकि एक नाम है तो भी फॉर्मर से पता पड़ जाएगा, 10 नाम है तो भी फॉर्मर से पता पड़ जाएगा कि भाई पहले वाले नामों की बात कर रहा हूं या पहले वाले जो हैं उनकी बात कर रहा हूं। अब वो 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। वैसे ही लेटर, फॉलोइंग और अंडरसाइंड, अब ये फॉलोइंग था तो फॉलोइंग में क्या हुआ? 4 नाम आ गए, तो इसको मैं फॉलोइंग्स थोड़ी कर दूंगा, फॉलोइंग से पता चल जाएगा कि आगे वाले जितने नाम है। अब आगे जितने नाम है देख लो, अगर मान लो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूं, हम कल्पना कर रहे हैं, सम बॉयज नहीं होता यहां पर, और इसकी जगह पर यहां पर होता अ बॉय। क्या होता? अ बॉय होता। और यहां पर राम होता केवल, श्याम, मोहन एंड रवि नहीं होता। तो अ बॉय वेंट आउट, एक लड़का बाहर गया। अब क्या हो गया? देयर भी नहीं आएगा, क्योंकि देयर भी प्लूरल के लिए आता है, तो देयर का हम सिंगुलर बना लेते हैं हिज। तो देयर फॉलोइंग इज हिज नेम, नेम्स भी नहीं होगा, नेम हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? तो मैंने यहाँ कुछ चीजें बदल दी, लेकिन फॉलोइंग एज इट इज रहा। मैंने बाकी सारा का सारा मामला सिंगुलर की तरह कर दिया इस वाक्य में, लेकिन फिर भी क्या रहा? फॉलोइंग तो सिंगुलर ही रहा। उसके अंदर हमने एस लगा करके प्लूरल नहीं किया, एस हटा करके सिंगुलर नहीं किया, फॉलोइंग फॉलोइंग ही रह जाता है। यदि कोई शब्द या फ्रेज अपोजिशन में है तो वर्ब अपोजिशन के अनुसार नहीं होगी, बल्कि रियल सब्जेक्ट के अनुसार होगी। बहुत ही शानदार चीज है ओपोजिशन और अपोजिशन। ओपोजिशन का मतलब तो होता है कि किसी चीज के विरोध में होना या किसी चीज के विरुद्ध होना। जैसे कि मैं वॉयलेंस के ओपोजिशन में हूं, अपोजिशन में नहीं हूं, ओपोजिशन में हूं, यानी कि उसके विरुद्ध हूं, उसको मैं नहीं मानता, उसको मैं अच्छा नहीं मानता, हिंसा को मैं अच्छा नहीं मानता, मैं उसके हिंसा के विरोध में हूं मैं। तो अगर मैं इस तरीके से कहूंगा तो ये वाला नहीं है, वो ओ से शुरू होने वाला है ना। तो हम यहां पर क्या देखते हैं? अपोजिशन का क्या मतलब होता है कि जहां पर कोई कर्ता है, मान लीजिए, या कोई कर्ता नहीं भी है, मान लीजिए कर्ता नहीं है, कोई संज्ञा है। अब उस संज्ञा का परिचय या अधिक विवरण दिया जाए,
या उसके बारे में और वर्णन किया जाए कि भाई वह कौन है। जैसे कि मैं चित्रांश दादिच यहां पढ़ा रहा हूं। अब मूल वाक्य क्या था, मैं यहां पढ़ा रहा हूं। अब इसका अपोजिशन कैसे हो गया, मैं चित्रांश दादिच। अब बताओ कि पढ़ा रहा हूं जो है वो किसके अकॉर्डिंग लगाओगे, मैं के अकॉर्डिंग लगाओगे या चित्रांश दादिच के अकॉर्डिंग लगाओगे, दोनों में से किसके अकॉर्डिंग लगाओगे। कर्ता कौन है यहां, वास्तविक कर्ता कौन है, तो वास्तविक कर्ता जो है वो कौन है, वो तो है आई, वो तो है मैं। वास्तविक कर्ता तो यही है ना, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, वाक्य तो ये था। अब मैं जो कि मेरा कर्ता है उसका मैंने और ज्यादा क्या देना शुरू कर दिया, परिचय विवरण या वर्णन देना शुरू कर दिया, अपोजिशन करना शुरू कर दिया। तो अपोजिशन क्या है, तो यहां पर चित्रांश दादिच, जगह कम है केवल चित्रांश ही लिख लेते हैं ठीक है। तो मैं जो चित्रांश दादिच हूं या चित्रांश हूं, तो चित्रांश मेरा अपोजिशन है, क्योंकि वह क्या कर रहा है, रियल सब्जेक्ट जो है उसके बारे में और अधिक जानकारी दे रहा है। वह बाजार जाता है, वह मुकेश रावत बाजार जाता है, तो वह के साथ क्या आ गया, मुकेश रावत आ गया। और ये मुकेश रावत किसको बता रहा है, वह को ही दर्शा रहा है फिर से। तो इसलिए हम इस तरीके से अपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं कोशिश कर रहा हूं, शायद हर्ष दीक्षित ने शायद ये सवाल मुझसे किया था, है ना, कि सर ये अपोजिशन क्या होता है। ये सवाल सच में फैक्चुअली तो याद नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हर्ष का क्वेश्चन था ये, हर्ष ने ये सवाल किया था और मैंने उसकी प्लानिंग कर ली है कि लास्ट लेक्चर जिस दिन आएगा उस दिन जो 100 स्टूडेंट्स हैं जिनके सभी वीडियोस पर कमेंट होंगे उनके लिए कुछ स्पेशल लाने वाला हूं। तो अभी भी आप लोगों के पास मौका है, आज का 7वां लेक्चर है ये। इससे पहले के 6 लेक्चर में अगर आपने आंसर्स कमेंट नहीं किए हैं, थोड़ा सा टाइम निकालिए, 2 से 3 दिन के बाद में हमारा वो लेक्चर आ जाएगा, लास्ट लेक्चर। तो उससे पहले कोशिश कीजिए कि आप जा कर के वहाँ कमेंट करें, क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सरप्राइज होने वाला है। तो उसके लिए मैं तो अपनी प्लानिंग कर चुका हूँ कि मुझे करना क्या है या किस तरीके से करना है, वो प्लान हो चुका है। बस एग्जीक्यूशन तो उसी दिन हो पाएगा जिस दिन हमारा लेक्चर आएगा, उसी के साथ में हो पाएगा, उससे पहले हो पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया है पुराने जो मेरे लेक्चर्स हैं उन पे, खास करके केवल सिंटैक्स के, तो आप जाकर के उस लेक्चर को फिर से देख सकते हैं। ज़्यादा बड़े लेक्चर नहीं है, 30-35 मिनट्स के ही लेक्चर हैं, उसमें आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अभी भी मैं 100 नेम्स जो हैं बकायदा लिस्ट बना रहा हूँ डेली, कि भाई ये जो स्टूडेंट है इनमें से डेली या हर सिंटैक्स के हर लेक्चर पे कौन कौन है जो आंसर दे रहा है, कौन कौन है जो होमवर्क करके सबमिट कर रहा है विदिन 24 आवर्स। तो अभी भी आप लोगों के पास एक मौका है, आप चाहें तो उस सरप्राइज में शामिल हो सकते हैं। बाकी आपका जीवन आपकी इच्छा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई रामलिंगम, मैं रामलिंगम। अब सवाल ये आया कि मुझे यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो मैं आई के अकॉर्डिंग लगाऊं कि रामलिंगम के अकॉर्डिंग लगाऊं। तो रामलिंगम के अकॉर्डिंग लगाऊंगा तो इज लग जाएगा, आई के अकॉर्डिंग लगाऊंगा तो एम लगेगा। मूल वाक्य क्या था मेरा, आई एम प्रेजेंट, मैं उपस्थित हूं, मैं उपस्थित हूं। तो जब यहां पर ये मैं उपस्थित हूं का वाक्य आ जाता है तो वहां पर क्या चीज हुई कि भाई मूल वाक्य तो मेरा आई एम प्रेजेंट था। अब आई को और ज्यादा अपोजिशन करने के लिए, उसको और ज्यादा दर्शाने के लिए, विवरण देने के लिए, या आई कौन है भाई उसका परिचय देने के लिए रामलिंगम शब्द जुड़ गया, तो ये अपोजिशन है हमारा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब नहीं होगी, हमारी वर्ब जो रियल सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग होगी। यू आर इंटेलिजेंट, मेरा मूल वाक्य क्या है, यू आर इंटेलिजेंट मेरा बेसिक सेंटेंस है। अब यू कौन, अरे भैया मेरी क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, सिंगुलर भी यू प्लूरल भी यू, तो यू कौन, कौन सा यू, कौन है यू, पता चलेगा क्या। तो मैं यहां पर क्या है, उस बच्चे को पूरा स्पेसिफाई करके बता रहा हूं कि मैं किस यू की बात कर रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं यू द बॉय इन ब्लैक शर्ट, तुम जो काली शर्ट वाले लड़के हो। आप में से बताओ अभी किस किस ने काली शर्ट, टी शर्ट या स्वेटर पहन रखा है, फटाफट से कमेंट करो। हालांकि बहुत ही यूजलेस कमेंट है, बहुत ही यूजलेस क्वेश्चन है, लेकिन बताइए, कमेंट करके बताइए कि अभी सच में किसने पहन रखा है। ब्लैक कलर की शर्ट हो, टी शर्ट हो,
या फिर स्वेटर हो या जैकेट हो। हाँ, और जो मेरा फेवरेट है ब्लैक कलर में वो है शॉल। मुझे ब्लैक कलर के प्लेन, कोई उसमें एम्ब्रॉयड वगैरह कुछ ना हो, ब्लैक कलर का शॉल अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, है ना। तो ब्लैक शॉल्स अच्छे लगते हैं सबको अच्छे लगते होंगे शायद, मेरे हिसाब से। मुझे तो लगता है ज़्यादा कलरफुल नहीं, ब्लैक अच्छा लगता है। ठीक है, कमेंट करके बताना कि सर मैंने ब्लैक पहन रखा है अभी, और क्या पहन रखा है, टी शर्ट पहन रखी है, शर्ट पहन रखा है, या क्या पहन रखा है बताना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यदि किसी सब्जेक्ट के साथ यानी किसी कर्ता के साथ में विथ आ जाए, टुगेदर विथ आ जाए, एज वेल एज आ जाए, इन एडिशन टू आ जाए, अलॉन्ग विथ आ जाए, एंड नॉट आ जाए, लाइक आ जाए, अनलाइक आ जाए, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, accompanied by, headed by, guided by, governed by, controlled by, dominated by, run by आदि कनेक्टिव्स का, यानी कि ये कंजक्शन के तौर पर आ जाते हैं, कनेक्टिव के तौर पर आ जाते हैं अगर ये शब्द जुड़े हों तो। इससे पहले कि मैं आगे का बताऊं, आपके हिसाब से बताओ कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, और उसके साथ आने वाली वर्ब जो है वो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। आपका क्या अंदाजा है, आपका क्या अंदाज है, पहले एक बार ये बताओ। आप लोग क्या सोचते हो कि सिंगुलर होना चाहिए कि प्लूरल होना चाहिए? फटाफट से कमेंट करके बताओ, उसके बाद मैं सरप्राइज ओपन करता हूं। कर दिया कमेंट? चलो फटाफट जाकर के लिख दो कमेंट बॉक्स में, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, उसके साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी कि प्लूरल होगी। फटाफट से लिख के बताओ, फटाफट से, कम ऑन। तो यहां पर भैया इन सारे के सारे शब्दों का यहां से लेकर यहां तक हमारे सब्जेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि ये सारे शब्द आए, उसके बाद में नाउन आया, जैसे कि ये सब्जेक्ट आए, इसके बाद में इनमें से कोई भी शब्द आ गया, तो इसके लिए मैं लिख देता हूं कोई भी कनेक्टिव आ गया, और उसके बाद में अगर कोई नाउन आती है तो ये नाउन हमारा सब्जेक्ट या सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है, केवल ये ही नाउन होगा, और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें सिंगुलर या प्लूरल देखना है, और इसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब जो है वो सिंगुलर या प्लूरल यूज करनी है। साथी को समझो, किसको समझो? साथ को अथवा साथी को समझो। अब छोटी सी बात है भैया, मैं अपने पिता के साथ बाजार जा रहा हूं। अब बताओ बाजार जाने वाले कितने लोग? इस वाक्य में बाजार जाने की क्रिया करने वाले कितने लोग हैं जो बाजार जाने की क्रिया का संपादन कर रहे हैं? तो आप कहोगे सर सीधा सीधा दिख रहा है, 2 लोग हैं, आप हैं और आपके फादर हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में ऐसा है कि मैं बाजार जा रहा हूं, मेरे पिता तो केवल मेरे साथी हैं। मेरे पिता क्या हैं? केवल मेरे साथी हैं। या मेरे पिता बाजार जा रहे हैं तो मैं कौन हुआ? केवल साथी हुआ। बाजार जाने की क्रिया एक ही व्यक्ति कर रहा है, दूसरा व्यक्ति या अगले 10 व्यक्ति जो हैं वो साथी होते हैं। इसके लिए सबसे भयानक एग्जाम्पल देता हूं मैं हमेशा अपनी क्लास में। आज भी चलो कोशिश करता हूं कि उस एग्जाम्पल को दूं मैं आपको, लेकिन क्या ऑफलाइन क्लास में थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोल लेते हैं, ऑनलाइन क्लास में पता नहीं किस बात का क्या अर्थ निकल जाए, कोई ऑफेंड हो जाए, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो मुझे एक बात बताओ, जब एक बारात जाती है तो उसमें कितने लोग जाते हैं? सामान्यतः अगर एक बारात जाती है तो उसमें कितने लोग जाते हैं? तो कम से कम 100, 150, 200 लोगों के आसपास बारात में लोग जाते हैं। क्या वो 200 लोग शादी करने जा रहे हैं, या शादी एक व्यक्ति करने जा रहा है और बाकी सारे उसके साथी हैं? शादी कितनी होने वाली है? कितने लोगों की होने वाली है? केवल एक की। जो दूल्हा है शादी केवल उसकी होगी, बाकी सब कौन है? कंपेनियन है, साथी हैं। तो वही मामला यहां पर भी समझिए कि क्रिया को संपादित करने वाला एक ही व्यक्ति है, सब्जेक्ट एक ही है, बाकी सब लोग जो हैं वो उसके साथी हैं, उसके साथ जा रहे हैं, लेकिन वे कर्ता नहीं हैं। ये सारे के सारे कनेक्टिव्स यही दर्शाते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझिए। तो इन जुड़े शब्दों से उस वाक्य के वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वर्ब अपने वास्तविक सब्जेक्ट अर्थात वर्ब पहले वाले, वर्ब से पहले वाले नहीं, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही प्रयोग की जाती है। देखिए मैंने यहां बताया ना, ये मेरा सब्जेक्ट आया,
ये मेरे कनेक्टिव्स आए, उसके बाद में कोई भी नाउन आया। अब ये नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, यही मेरा सब्जेक्ट है और वर्ब में इसके अनुसार ही इस्तेमाल करूंगा। फटाफट से राइट रॉन्ग बता दो भैया, 1 2 3 4 5, कम ऑन, गो फॉर इट। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर के बताइए कि इसका क्या नतीजा होगा, कौन सा राइट कौन सा रॉन्ग। चलो गाइज मैं आंसर बता रहा हूं, अब आप देख लो। द कमांडर टुगेदर विथ 500, यानी कि कमांडर जो है वो 500 लोगों के साथ मृत्यु को प्राप्त होता है या मारा गया, ठीक है, वॉज किल्ड। तो यहां पर वॉज आया है, वॉज में हमारी वर्ब क्या हो गई, सिंगुलर हो गई, और ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। ये 500 लोग केवल साथी हैं, सब्जेक्ट नहीं है। ये 500 लोग सब्जेक्ट नहीं होंगे, ये केवल साथी हैं। मरने वाला तो एक ही है कमांडर, भले 500 को ले मरा वो अलग बात है, लेकिन मरने की क्रिया जो है वो कौन कर रहा है, कमांडर स्वयं कर रहा है। कमांडर वॉज किल्ड। नेक्स्ट, एज वेल ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैव फेल्ड। अब देखो ही आ गया, एज वेल एज हमारा कनेक्टर आ गया, हिज फ्रेंड्स। अब हिज फ्रेंड्स तो है प्लूरल, ही है सिंगुलर। सिंगुलर के अकॉर्डिंग लगाऊं कि प्लूरल के अकॉर्डिंग लगाऊं, अभी अभी रूल पड़ा, पहले वाला सब्जेक्ट होगा तो हैव लग गया, वर्ब हो गई प्लूरल, और इसी वजह से ये सेंटेंस तो करेक्ट था पर ये वाला इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ हैज फेल्ड आना चाहिए था, हैव फेल्ड नहीं आना चाहिए था। ही एज वेल हैज हिज फ्रेंड्स हैज फेल्ड करेक्ट है, क्योंकि जो मिस्टेक यहां थी वर्ब के प्लूरल होने की, उस मिस्टेक को इस वाक्य में सुधार लिया गया। ही जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, हैज जो है हमारी सिंगुलर वर्ब, बिल्कुल मामला सही बैठ गया। अगला क्या है, रीटा कंट्रोल्ड बाय हिज पेरेंट्स। तो रीटा जो है वो करता है और अपने माता पिता द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो रीटा हो चाहे सीता हो चाहे मालती हो चाहे कोई भी हो, सब माता पिता द्वारा कंट्रोल की ही जाती हैं। तो कर्ता जो है हमारा सब्जेक्ट जो है वो रीटा है, पेरेंट्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है, और यहाँ पर वर्ब जो है वो कौन से लगा दी, प्लूरल लगा दी, डन एक्सीलेंट। तो रीटा ने बहुत ही अच्छा काम किया है जो कि अपने माता पिता द्वारा कंट्रोल्ड है ना। तो हालांकि ये वाक्य तो मुझे समझ में नहीं आया कि कहना क्या चाहता है भाई, पर ठीक है, फिर भी मेरा सेंटेंस गलत है क्योंकि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर, वर्ब मेरी प्लूरल हो गई। रीना, अब यहाँ पे रीना है, ये भी अपने माता पिता द्वारा कंट्रोल्ड है। अच्छा, मैंने कहा ना रीता हो रीना हो सभी कंट्रोल्ड ही होती हैं। तो हैज, हैज यानी कि वर्ब हो गई सिंगुलर, रीना यानी कि सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, डन एक्सीलेंट, उसने बहुत अच्छा किया, तो ये करेक्ट है। तो यहाँ पर देखें तो फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ हमारा करेक्ट है, 1 3 एंड 5 करेक्ट है, 2 एंड 4 इनकरेक्ट है। ये हमारा सीधा सीधा यहाँ पर आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्या मिल रहा है गाइस, जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन, बहुत ही शानदार चीज है, रिलेटिव प्रोनाउन हो तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वर्ब अपने नंबर और पर्सन में रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अनुसार प्रयोग की जाती है। एंटीसीडेंट क्या होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कौन है उसके अनुसार प्रयोग होगा। आई हु एम योर फ्रेंड विल सर्टेनली हेल्प यू, बहुत बढ़िया। यू हु इज माई फ्रेंड शुड हेल्प मी, यू हु आर माई फ्रेंड शुड हेल्प मी। तो यहां पे भी भैया राइट और रॉन्ग वाला मामला तो है। चलो, तो इसमें मैं नहीं फंसूंगा क्योंकि ये तो मुझे आपसे पूछना है तीनों सही है कि गलत है। मैं आपको समझाऊंगा और खुद से एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम लोग नाम ले लेते हैं किसी भी व्यक्ति का, जैसे कि शी हु डैश माय फ्रेंड, ठीक है, शी कॉमा हु डैश माय फ्रेंड। अब यहां पर हु शब्द जो है वो किसको दर्शा रहा है, शी को दर्शा रहा है।
हु शब्द किसको दर्शा रहा है? शी को दर्शा रहा है। तो हु के साथ हम जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो किसके अनुसार होगी? वो भी शी के अनुसार ही होगी, क्योंकि यहां पर हु है, ये किसको एंटेसिडेंट कर रहा है? तो ये शी को एंटेसिडेंट कर रहा है। तो शी के अकॉर्डिंग बताओ क्या लगाऊं? इज लगाऊं, एम लगाऊं कि आर लगाऊं? फटाफट से आंसर दे दो भैया कि शी के अकॉर्डिंग यहां पर क्या लगेगा। शी के अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए? इज लगना चाहिए, एम लगना चाहिए कि आर लगना चाहिए? तो आप कहोगे सर इज लगना चाहिए। तो शी वह हु इज, जो कि है, माय फ्रेंड मेरी दोस्त। ठीक है, इस तरीके से एंटेसिडेंट के अनुसार ही, यानी कि हु के अनुसार प्रयोग नहीं करना है। हु जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हु जिसे दर्शा रहा है, उसके अनुसार आपको क्रिया का प्रयोग करना है। बताओ पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, कौन सा सही, कौन सा गलत? फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं है भाई राइट और रॉन्ग वाले, तो बहुत ज्यादा आलस करने की जरूरत नहीं है, फटाफट से लिख दो। आई के साथ आता है एम, राइट। यू के साथ आता है आर, रॉन्ग। यू के साथ आता है आर, राइट। तो फर्स्ट और थर्ड जो है यहाँ करेक्ट है, और सेकंड जो हमारा एग्जाम्पल है वो इनकरेक्ट है। और ये हु जो है ये किस रूप में आया है? ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है, और यहां आकर क्या बन गया? इस पोर्शन का सब्जेक्ट बन गया। ये जो हु एम योर फ्रेंड है ना, वो किसका पोर्शन बन गया? पूरा सब्जेक्ट के लिए यहां पर हु का इस्तेमाल होगा, और हु के अकॉर्डिंग ही इस छोटे से वाक्य को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डेयर एंड नीड दो ऐसी वर्ब्स हैं कि वाक्य जब अफर्मेटिव रहता है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर रूप में तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल रूप में रहते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है? वाक्य का अफर्मेटिव होना देखना पड़ेगा, यानी वाक्य का सकारात्मक होना देखना पड़ेगा। वाक्य सकारात्मक है कि वाक्य सकारात्मक नहीं है। अगर वाक्य सकारात्मक है तो क्या होगा? अफर्मेटिव हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल हो जाएगा। लेकिन जब उसके साथ नॉट लगा रहता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल नंबर में रहते हैं। यानी कि अगर सेंटेंस हो जाए नेगेटिव, नकारात्मक, डेयर की जगह आ गया डेयर नॉट, तो ऐसी कंडीशन में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो लेकिन वर्ब जो है वो प्लूरल नंबर में रहती है। देखिए राइट और रॉन्ग यहाँ पर पे आप लोग बताइए, यहाँ पे क्या बनेगा? राइट रहेगा या रॉन्ग रहेगा? कौन सा सही है, कौन सा गलत है? फटाफट से बताना शुरू करो। चलो नंबर 1, 2, 3, फिर लास्ट वाला जो पॉइंट है उसे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या देखा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल होगा सकारात्मक वाक्य में। वाक्य मेरा सकारात्मक है तो यहाँ पर नीड्स सही है, शी डेयर्स सही है, दे नीड सही है, क्योंकि यहाँ पर एसएस और पीपी का रूल फॉलो हो गया। सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल का प्रयोग हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो कि लेकिन अगर यहाँ पर इस स्थान पर देयर का मतलब क्या है? इस जगह पर डेयर का प्रयोग किस तरीके से किया जाएगा? लेकिन अगर ही नीड नॉट सो आया, अगर वाक्य ऐसा है ही नीड नॉट, तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट तो है सिंगुलर लेकिन वर्ब हो जाएगी प्लूरल। ऐसा क्यों? क्योंकि वाक्य हमारा कैसा है? नकारात्मक है। नकारात्मक क्यों है? क्योंकि यहां पर नॉट लगा हुआ है। ठीक है, इस चीज का हमें यहां पर ध्यान रखना है। अगला ऐसा रूल है जो हम पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं, इस पर हम सवाल जवाब भी कर चुके हैं। आप लोगों में से 1 या 2 स्टूडेंट ने इसका रिप्लाई भी किया था कि सर, एक ने तो रिप्लाई किया था कि सर मुझे पता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है। एक ने ये रिप्लाई किया कि सर पता तो है लेकिन जब आप बात कर रहे थे तब याद नहीं आया, आपके बताते ही याद आ गया। तो दोनों रिप्लाई मैंने पढ़े थे। तो अब यहाँ पे देखिए, यदि 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट किससे जुड़े हों? नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों, या फिर नाइदर नॉर से जुड़े हों, या फिर आइदर और से जुड़े हों, तो वर्ब अपने नजदीक यानी कि अपने पास वाले यानी कि नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होती है। बताइए तीनों सब्जेक्ट में से, तीनों सेंटेंसेस में कौन सा सही है, कौन सा गलत है? इससे लास्ट टू लास्ट वीडियो में जाओगे तो वहां पर पूरा अच्छे से समझा रखा है, बहुत अच्छे से। यहां पर पूरा एक डायग्राम जैसा बना करके समझाया था। डायग्राम तो क्या बोलेंगे, उसे एक लिस्ट बना करके समझाया था।
कौन सा सही कौन सा गलत, तो मुझे तो ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता है नहीं। मैं तो ये देखूंगा कि भैया ये मेरी वर्ब है, यहाँ पर ये मेरी वर्ब है, यहाँ पर ये मेरी वर्ब है। वर्ब के सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट मेरा प्लूरल, वर्ब मेरी प्लूरल। सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट मेरा प्लूरल, वर्ब मेरी प्लूरल। ठीक है, सबसे नियरेस्ट ये रहा, तो सब्जेक्ट मेरा प्लूरल, वर्ब मेरी प्लूरल। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं देखूं तो यहां पर मुझे सीधे सीधे तौर पर क्या मिला, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नाइदर माई फादर नॉर आई नॉर माई पेरेंट्स आर टू ब्लेम, ना तो मेरे पिता, ना मैं और ना ही मेरे माता पिता ऐसे हैं जिन पर आरोप लगाया जाए। आइदर यू और आई और दे हैव डन इट, या तो तुमने या मैंने या उन लोगों ने ऐसा किया है। आइदर ही और आई और दे हैव टू गो टू बॉम्बे, या तो उन्हें या तो उसे या मुझे या उन्हें बॉम्बे जाना होगा। तो अब इसमें आप देख लीजिए, हमें तो, मेरे को तो ज़्यादा मतलब रहता नहीं है। मेरे को देखो यार, सीधी सी बात है, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ और बहुत ही कहते हैं ना अल्पमति वाला इंसान हूँ। मेरे अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं है, ज़्यादा बुद्धि नहीं है, लेकिन एक चीज़ में ठीक हूँ कि नियम जो कहता है वो ढूंढ करके अप्लाई कर लेता हूँ, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा दिमाग नहीं है मेरे में। अब ये दो जो जोड़े बने हुए हैं, दो दो के जोड़े, इसके अलावा इधर का वाक्य क्या कह रहा है, इधर का वाक्य क्या कह रहा है, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं ज़बरदस्ती क्यों किसी नए पछड़े में पढ़ूं कि बैठा तो कुछ और पढ़ने हूं और ले जा करके सीधा प्रोनाउन में अटक जाऊंगा। हालांकि आप देखोगे कि यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा जो है इसमें गड़बड़ है, और गड़बड़ किस आधार पे है, प्रोनाउन के आधार पे है। किस आधार पे है, यही आज का होमवर्क मान लो चलो, कि ये जो दो वाक्य हैं इनमें कुछ गड़बड़ है, और वो गड़बड़ क्या है, प्रोनाउन के क्रम की समस्या है। कि अगर कभी भी किसी वाक्य में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, अगर तीनों प्रोनाउन का प्रयोग किया जाना हो, कि करना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में मुझे ये बताओ कि इनका सही क्रम क्या होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का सही क्रम क्या होना चाहिए। आप लोग अगर ये बता पाए तो मुझे बहुत खुशी होगी कि क्या सही क्रम होना चाहिए। चलिए, जब किसी क्रिया का सब्जेक्ट अनिश्चित हो तो वाक्य देयर से प्रारंभ करना चाहिए। जब सब्जेक्ट इंफिनिटिव फ्रेजेस या क्लॉज में हो तो वाक्य इट से प्रारंभ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट का अनिश्चित होने से क्या तात्पर्य है। तो सब्जेक्ट के बारे में जब हमें कोई पता ही नहीं हो, कल बताया था ना कि यार मेरे कमरे में से कुछ मिसिंग है, मच्छर मिसिंग है, किताबें मिसिंग है, बिस्तर मिसिंग है, इंसान मिसिंग है, क्या मिसिंग है मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ तो मिसिंग है कुछ तो गड़बड़ है दया, वो वाली स्थिति है। तो अनिश्चित है वस्तु, कुछ पता ही नहीं है क्या मिसिंग है क्या मिसिंग नहीं है ना। सब्जेक्ट हमारा अनिश्चित है तो वाक्य देर से शुरू हो जाएगा। लेकिन जब सब्जेक्ट इन्फिनेटिव फ्रेज हो, इन्फिनेटिव फ्रेज यानी कि ऐसा कोई वाक्यांश हो जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू हो रहा हो, या कोई क्लॉज हो, क्लॉज को भी हम एक तरीके से वाक्यांश ही मानते हैं, है ना। मैंने कहा था कल वाले वाक्य में भी, लास्ट जो मेरा एक लेक्चर था उसके अंदर, कि अभी क्लॉज और फ्रेज में ज़्यादा अंदर तक फंसाऊंगा नहीं आपको, इसके लिए अलग सेपरेट वीडियो आएगा पूरा, उसमें ढंग से इसको हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग मान लेते हैं कोई वाक्यांश की तरह की चीज़ है जो अपने आप में कुछ मूल अर्थ को रखती है, ठीक है। तो अब देखिए, देयर इज नो रूम फॉर एनी डाउट, तो किस चीज़ के लिए जगह नहीं है भैया, डाउट के लिए जगह नहीं है। अच्छा, किस बात के डाउट के लिए, पता नहीं वो तो अब पता नहीं है तो ठीक है, देयर, ठीक है, फिर क्या प्रॉब्लम है, देयर इज नो रूम, ये ठीक है। इट सीम्स दैट ही इज अ फूल, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। अब ऐसा है कि नहीं है वो तो पता नहीं है, ऐसा लगता है कि इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। तो सीम्स दैट जो है यहाँ पे हमारा क्लॉज बन रहा है, इसलिए यहाँ पर इट आ गया। देयर सीम्स दैट, नहीं देयर नहीं होना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ है। तो इस तरीके के अगर वाक्य हो तो ये गलत, ये सही और ये सही, इस तरह से हम इसे आसानी से देख सकते हैं। देयर तथा इट का प्रयोग यदि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यानी कि परिचयात्मक कर्ता, जिसका परिचय होना हो, ठीक है, तो
अगर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हो, देयर या इट किसके रूप में हो, किसी का परिचय देने के लिए कर्ता के रूप में आ जाए, तो देयर के साथ वर्ब का प्रयोग देयर के बाद प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन के नंबर और पर्सन पर डिपेंड करता है। बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब ये आया भाई मेरा देयर, यहां मुझे वर्ब डालनी है और यहां मैंने लिख दिया 4 बुक्स। तो अब देयर जो है केवल स्थान को बता रहा है, ठीक है। देयर यहां पे अब मेरा कर्ता नहीं रहा, ये क्या है, अब केवल स्थान को बताने वाला है। तो किताबें वहां कितनी पढ़ी हैं, तो 4 पढ़ी हैं, तो देयर आर हो जाएगा। और इसकी जगह अगर मैं कह देता हूं अ बुक होता, गलती से क्या होता, अ बुक होता, अ बुक होता तो इज लग जाता, यानी उससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आपके सामने 2 एग्जाम्पल्स हैं, राइट है रॉन्ग है, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कौन सा सही है कौन सा गलत है इनमें से। मैं बता रहा हूं, तो वंस अपॉन अ टाइम इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ये तो समय को दर्शा रहा है केवल। देयर अ किंग, तो अब देयर के बाद में क्या हो गया, अ किंग आ गया, तो अब ये अ किंग के अकॉर्डिंग हमें यहां वॉज का प्रयोग करना है। देयर आर 40 बॉयज इन माई क्लास, तो देयर यानी कि वहां मेरी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 40 विद्यार्थी। तो 40, अगर मैं सीधा कहूं कि देयर आर 40 बॉयज इन माई क्लास, तो मतलब मेरी कक्षा में, वहां बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। लेकिन इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है, इंपॉर्टेंट, कि इट इज ही हमेशा रहेगा। इट इज दीज बॉयज। अब दीज बॉयज जो है मेरा ये कॉम्प्लीमेंट जो है, या आप ये मान लीजिए कि जो मेरा परिचयात्मक वाक्य में जिसका परिचय कराया जा रहा है उसकी अगर मैं बात करूं, तो यहां मेरा सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, लेकिन उसके बाद भी इट के साथ इज ही लगा, क्योंकि इट इज अपने आप में एक फ्रेज की तरह इस्तेमाल हो जाता है, ये हमेशा एक जोड़े की तरह इस्तेमाल होता है। हाँ, इट इज 50 स्टूडेंट्स, ये 50 विद्यार्थी हैं, क्योंकि उनको एक समूह की तरह देखने लग जाता है, ये कलेक्टिव नाउन की तरह देखना शुरू कर देता है, वो समस्या हो जाती है। ठीक है, हु, अभी हमने बात की थी रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, अब भी जस्ट 2-5 मिनट ही हुए हैं यार। हु किसको दर्शा रहा है यार, रिलेटिव प्रोनाउन है तो बॉयज को दर्शा रहा है, दीज बॉयज को, और हु जो है उसके साथ जो वर्ब लगेगी वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, जिसको वो दर्शा रहा है उसके अकॉर्डिंग लगनी चाहिए। ठीक है गाइस, तो ये हमारा यहां तक का है। चलिए गाइस, ओके, तो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों ने लेक्चर को अच्छे से एंजॉय किया होगा। होमवर्क मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, हमें क्या देख करके आना है गाइस, तो हमें प्रोनाउन देख करके आना है। सच में बहुत ही, आप लोग है ना जब पढ़ोगे ना खुद से, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, बोले भाई ये चीज तो ऐसी है कि 10th क्लास के 9th क्लास के बच्चे ने पढ़ लिया और जाकर के 12th वाले के मजे ले रहे हैं कि हाँ बताओ आप बड़े विद्वान बनते हो ना, बताओ प्रोनाउन का क्रम क्या रहता है, किस तरह के वाक्य में प्रोनाउन का क्रम कैसा रहता है। ये बहुत करते हैं बच्चों के साथ, मैंने कई बार देखा है कि 9th-10th के बच्चों को बता देते हैं ना कि बेटा देखो ये एक जादुई नियम है कि जब किसी वाक्य में प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों होते हैं तो उसका प्रयोग या उसका इस्तेमाल किस क्रम से किया जाता है, किस क्रम से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो जब हम देखेंगे कि इसमें किस तरह के नियम आते हैं और क्या चीजें इसके अंदर आती है। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई विल सी यू सून।